क्यों स्वागत है सभी दोस्तों का। और आगाज़ हो चुका है आज हमारे राजस्थान जीके का मॉडल टेस्ट 1 के बारे में, क्योंकि रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी कल ही। कल तक का आपको टाइम दिया था 10 तारीख तक रीजनिंग कंप्लीट करने का, और हो ही गई है। और रीजनिंग का जो मेगा टेस्ट आने वाला है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने के लिए मैं कल शाम को आने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसको मैंने कम्युनिटी टैब के माध्यम से आपको सूचना भी दी थी कि आज नहीं होगा। लेकिन आज अब शाम को 8 बजे पूरा प्लान के साथ और पूरी तरीके से के साथ जो हमारा रीजनिंग का मेगा टेस्ट है उसमें आप ज़रूर जुड़ेगा, ज़रूर भाग लीजिएगा कि जितनी आपने 5 दिनों के अंदर तैयारी की है उसका क्या लाभ हुआ है और कैसी आपकी तैयारी है, कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अब भी आपका कमज़ोर है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके साथ ही राजस्थान जीके का आज मॉडल टेस्ट पेपर 1 है, जिसका 5 दिन प्लान के अंदर हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। वैसे हम राजस्थान जीके की कोशिश करेंगे कि दिन में 2 टॉपिक मतलब 2 मॉडल टेस्ट पेपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फाइनल मॉडल टेस्ट पेपर मतलब मेगा टेस्ट होगा वो 15 तारीख को शाम को होगा। ठीक है, तो इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। और BSTC से रिलेवेंट, PTT से रिलेवेंट जितनी भी हमारी जानकारी है वो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आसानी से। प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है BSTC PTT के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ज़बरदस्त सेशन है जिसमें आप सभी को जल्दी से जल्दी कमेंट देना है कि आपके किस तरह की तैयारी चल रही है और कैसा आपका प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं राजस्थान जीके की इस शानदार सीरीज में, जहां हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई थी? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, नागौर और करौली। जल्दी से सभी को उत्तर देना है और इसका जो राइट उत्तर है वो आपका नागौर हो गया। नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। कब हुई थी तो आपको पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर में बगदरी गांव नागौर में किया गया था। ये गांव भी कई बार पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान रखना, बगदरी। ठीक है, बगदरी गांव नागौर में से शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का तो उत्तर सभी का एक बार परफेक्ट ही होगा। राजस्थान में जिलों की संख्या है तो इसका जो राइट उत्तर है वो 33 हो गया। 33वां जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा है आपका? प्रतापगढ़। 33वां जिला प्रतापगढ़ है जो 2008 में बना था। कब बना था? 2008 के अंदर आपका बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त हैं तो अगर इसमें पूछा जाए तो मुख्य सूचना आयुक्त आपके हो गए DB गुप्ता। कौन है? DB गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान में वर्तमान में कौन है? DB गुप्ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। जी हाँ, राजस्थान के जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। ऑप्शन है नगर परिषद, नगर पंचायत समिति, नगर निगम और नगर परिषद। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? तो पंचायती राज की शीर्ष संस्था पूछी जाए तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो जिला परिषद होगा। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर होगा वो जिला परिषद होगा। जिले में पंचायती राज की सबसे शीर्ष संस्था अगर पूछी जाए तो उसका नाम होगा जिला परिषद। इसको आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत समिति होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत होती है सबसे नीचे, और फिर नगर निगम और नगर परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद्यान्न राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है? जी हाँ, सर्वाधिक खाद्यान्न पैदा होने वाला कौन सा खाद्यान्न है जो राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऑप्शन है गेहूं, चावल, बाजरा और जौ। इसका राइट उत्तर क्या होगा? सर्वाधिक खाद्यान्न कौन सा पैदा होता है राजस्थान के अंदर? तो इसका जो राइट उत्तर हो गया बाजरा है, जिसकी दृष्टि से वो भारत में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान बाजरे की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो दरीबा प्रसिद्ध है। खो दरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, एस्बेस्टॉस के लिए, फेल्सपार के लिए या लोहे के लिए? जिसका उत्तर आपको राइट देना है। किसके लिए खो दरीबा? तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा जल्दी से आप सभी को बताना है। और इसका जो राइट उत्तर है वो तांबे के लिए। खो दरीबा किसके लिए? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें आपको लोहे के लिए और तांबे की खानें और एक दो ऐसी है जैसे रॉक स्टॉक हो गई, फास्फोरस हो गई, इसके रिलेवेंट एक दो खाने हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे लोगों के लिए आपके जयपुर में जो भी खाने हैं, तो लोहे के लिए अगर कोई खान पूछी जाए तो वह भी आप चीज़ को याद होनी चाहिए। जैसे मोरिजा बनोला क्षेत्र आपका जयपुर के अंदर आ गया, नाथरा की पाल
थुरहुंडेर उदयपुर के अंदर आ गया। नीमला रायसेला क्षेत्र, नीमला रायसेला आपका किसके अंदर आ गया है, आपका दौसा के अंदर आ गया है। राजगढ़ पूर्वा ये आपके लोहा के खान हैं जो आपके राजगढ़ पूर्वा ये आपके अलवर के अंदर आ गए। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, जैसे मोरिजा बनोला, नीमला रायसेला, थुरहुंडेर और नाथ रकीपाल, ये चीज़ें तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए जिससे कि हमें लोहा ऐसे की खाने याद हो सके। और तांबे की भी जैसे खेतड़ी की प्रसिद्ध खान है झुंझुनू वाली, वो तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपको याद होनी चाहिए। सिंगाना, झुंझुनू, खेतड़ी, ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम तरीके से याद होनी चाहिए। तो इस ऐसे क्वेश्चंस का हम आराम से उत्तर दे देंगे। ठीक है, पिछली बार एक क्वेश्चन आया था आपका झामर कोटड़ा उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, उसका भी आपको परफेक्ट ध्यान होना चाहिए। तो अगर जामर कोटड़ा पूछा जाए तो उसका भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जामर कोटड़ा पूछा जाए तो जामर कोटड़ा आपका पड़ता है कहाँ पे, जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर पड़ता है। और जहाँ पे क्या निकलता है आपका रॉक फास्टफोर्ड निकलता है। क्या निकलता है, रॉक फास्टफोर्ड। और जो आपका पिछले 2020 के बीएसटीसी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसर क्या है, मौसर क्या है, अरावली की जनजाति है। तो यहाँ पे मौसर क्या है, तो एक अरावली की जनजाति या सती से संबंधित है, या मृत्यु भोज की प्रथा, या एक झील है। क्या है, मौसर क्या है, पूछा है मौसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने, अरावली की जाति है, या सती से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है, मृत्यु भोज से संबंधित है, एक झील का नाम है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो मृत्यु भोज की जो खाना होता है, या फिर हम कहें कि जो दान दिया जाता है, दान किया जाता है, उसे हम मौसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है। गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर, ऑप्शन है धौलपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर स्थित है आपका गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर। ठीक है, ये चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागड़ी प्रथा किस प्रथा का दूसरा नाम है। सागड़ी प्रथा किस प्रथा का दूसरा नाम होगा जी, सागड़ी प्रथा किस प्रथा का दूसरा नाम है। आप सभी को इसका उत्तर एकदम परफेक्ट तरीके से देना है। ठीक है, तो इसके सामने आपके सामने ऑप्शन हो गया देवदासी, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह और सती। इसका जल्दी से उत्तर देना है सभी को। तो इसका जो राइट उत्तर आपका हो गया बंधुआ मजदूर से संबंधित है सागड़ी प्रथा। ठीक है, सागड़ी प्रथा का संबंध किससे है, बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटवों की हवेली स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर, धौलपुर, कोटा और जोधपुर। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। इसके साथ में एक दो और हवेली है जो आपको ध्यान रख लेनी है। तो हवेलियां भी एक दो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि पटवों की हवेली, सालम सिंह जी की हवेली, ऐसी हवेलियां आपको ध्यान होनी चाहिए। ये सभी हवेलियां आपके जैसलमेर में होती हैं। और कुछ एक दो हवेली है जो सोनारों की हवेली हो गई, और एक दो हवेली है जो चूरू में पड़ती है, वहाँ भी आपको ध्यान होना चाहिए। और चूरू की, झुंझुनू की और आपकी जैसलमेर की ये हवेलियाँ अगर दो तीन जिलों की आप पढ़ लोगे तो हवेलियाँ आपकी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन सा कवि था। ऑप्शन है जयानक, मेरुतुंग, चंद्रशेखर और चंद्रबृदाई। जी, इसका उत्तर आप सभी को देना है। पृथ्वीराज तृतीय, जिसे जानते हैं दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक, जो 1192 में मोहम्मद गोरी से हार गए थे, पृथ्वीराज चौहान। और 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वहां पे वो जीते थे। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर है वो चंद्रबृदाई है, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक बुक लिखी थी। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय पूछे, पृथ्वीराज विजय पूछे तो वो लिखी है जयानक के द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखी है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबृदाई ने लिखी है। ये दोनों पॉइंट एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रबृदाई ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है, जयानक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, इस सभी का परफेक्ट उत्तर आना चाहिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या 30 मार्च। इसका क्या होगा राइट उत्तर। तो इसका जो राइट उत्तर आपका 30 मार्च हो गया। राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपका 30 मार्च का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। इसका उत्तर आप सभी को देना है जल्दी से। इसका राइट उत्तर क्या होगा, राजस्थान में प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। इसका जो राइट उत्तर है वो आपका जोधपुर हो गया। जोधपुर के अंदर ही प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी, इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। ऑप्शन है मकराना, नागौर में, जयपुर में, राजसमंद में या किशनगढ़ अजमेर में। इसका उत्तर एकदम परफेक्ट उत्तर देना है आप सभी को। तो संगमरमर की सबसे बड़ी जो मंडी पूछी जाए तो वो किशनगढ़ अजमेर में है। और संगमरमर यानी सफ़ेद संगमरमर सबसे ज़्यादा कहाँ निकलता है? तो मकराना, नागौर के अंदर संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर निकलता है। काला संगमरमर पूछा जाए तो भैसलाना, जयपुर के अंदर निकलता है। यह भी चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए आप सभी का, एकदम पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। काला संगमरमर पूछा जाए तो जयपुर के अंदर, सफ़ेद संगमरमर कहाँ निकलता है? आपका मकराना, नागौर के अंदर। सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? किशनगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। गुलाबी पूछा जाए, गुलाबी संगमरमर कहाँ निकलता है? तो जालौर के अंदर गुलाबी संगमरमर निकलता है। ठीक है। लाल पूछा जाए तो लाल निकलता है धौलपुर के अंदर। लाल संगमरमर कहाँ निकलता है? तो धौलपुर के अंदर निकलता है, जिससे लाल किला बनाया गया था। ठीक है। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और इसी संगमरमर से आपका ताजमहल बना हुआ, मकराने के यह भी पूछा जाता है कि जब ताजमहल बनाया था तब वो पत्थर था या फिर संगमरमर था, कहाँ से लाया गया था? तो मकराने से लाया गया था। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, जिसका आप सभी को उत्तर परफेक्ट देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में विधानसभा के अध्यक्ष है। ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत, दिव्या सिंह और डॉक्टर सीपी जोशी। कहीं ना कहीं राजनीति के एक दो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए ताकि आप सभी भी इसका उत्तर दे सकें। और सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उसका उत्तर देना चाहेंगे तो एकदम परफेक्ट उत्तर सभी को देना है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो आपका हो गया सीपी जोशी। डॉक्टर सीपी जोशी है, वो राजस्थान के विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये चीज़ भी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो आपके कौन से होंगे? कोटा के जो तो हमारे कोटा और बूंदी के सांसद है ओम जी बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला पूछा जाए तो यही वो ओम बिड़ला है जो कोटा और बूंदी से संसदीय क्षेत्र आता है। ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के लोकसभा संसद के लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र आता है या उनका जो संसदीय क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है? तो कोटा बूंदी आता है, दोनों आता है। सिंगल कोटा भी आता है नहीं है और सिंगल बूंदी भी नहीं आते, दोनों आता है, कोटा और बूंदी। ठीक है। तो अगर सिर्फ बूंदी दिया हो और कोटा नहीं दिया हो तो वहाँ बूंदी करना है, अगर कोटा दिया हो और बूंदी नहीं दिया तो कोटा करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी, जो उनका संसदीय क्षेत्र है वो कोटा बूंदी आता है। ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए कि सीपी जोशी वर्तमान में कहाँ से विधायक है या कहाँ से एमएलए है तो पूछा जाए तो वो होगा नाथ द्वारा राजसमंद से। कहाँ से? नाथ द्वारा राजसमंद है वो वर्तमान में कौन? सीपी जोशी आपके एमएलए है या विधायक है। ये चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं जिनके उत्तर हमें देने होते हैं। सीधा क्वेश्चन आ जाता है सीपी जोशी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो नाथ द्वारा राजसमंद है। आपके जो ओम जी बिड़ला है उनका कौन सा है? तो कोटा बूंदी है। उनका संसदीय क्षेत्र है, इनका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में पूछा जाए तो कौन है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह है जो पूर्व आईपीएस है, वो भूपेंद्र सिंह जी ही वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। यह चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए और कई बार पूछा भी जाता है ऐसा सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है उदयपुर, किशनगढ़, कोटा और बूंदी। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी को बताना है। बनी ठनी चित्रशैली किससे संबंधित है? जी हाँ, इसका उत्तर आप सभी को देना है और जल्दी से सवाल का उत्तर देना है सभी को। तो बनी ठनी आपके संबंधित है किशनगढ़ के। किशनगढ़ के एक शासक थे जिनकी ये प्रेमिका थी। किशनगढ़ के एक शासक का नाम आता है आपका, जिन्हें हम नागरीदास कहते हैं। और तो उनका नाम नागरीदास मिलता है, लेकिन उसका जो वर्तमान सही नाम था या मूल नाम था सावंत सिंह। ठीक है। उनका जो मूल नाम था वो आपका मिलता है सावंत सिंह। ठीक है। सावंत सिंह की ये प्रेमिका थी बनी ठनी, उस पर आधारित है किशनगढ़ की चित्रशैली है ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मेवाड़ी भाषा कहाँ नहीं बोली जाती है? ये चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। यह चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। मेवाड़ी नहीं बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा,
पाली और चित्तौड़गढ़ कहाँ है जो आपकी मेवाड़ी नहीं बोली जाती है? तो इसका जो राइट उत्तर आपका हो गया कौन सा? पाली। पाली के अंदर मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी नहीं बोली जाती है। ये चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। और हालांकि ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप कॉमन सेंस के आधारित दे सकते हैं। मारवाड़ी पूछी जाए और फिर वहाँ पे चित्तौड़गढ़ दे दिया जाए, वहाँ भी हम उत्तर निकाल सकते हैं कि मारवाड़ी चित्तौड़गढ़ में नहीं बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, और पाली में मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी नहीं बोली जाती। ठीक है। और भाषाएं हैं एक दो क्षेत्र की जो याद होनी चाहिए, मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हड़ौती, शेखावटी, ऐसी एक दो चीज़ें हैं जो आप सभी को थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, डुडाड़ी, इस तरह की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय दांदेथा किस भाषा के लेखक है? विजय दांदेथा किस भाषा के लेखक है? जी हाँ, इसका उत्तर देना है हिंदी, संस्कृत, गुजराती और राजस्थानी। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, राजस्थानी, सभी का एकदम परफेक्ट जवाब देना है। विजय दांदेथा किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी, गुजराती, संस्कृत और राजस्थानी। जी एकदम परफेक्ट जवाब है, और राजस्थानी इसका एकदम परफेक्ट उत्तर होगा। विजय दांदेथा जी का संबंध है वो राजस्थानी भाषा से है। राजस्थानी भाषा के वो सबसे प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं विजय सिंह जी देथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? जी हाँ, किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है अंगरखा, मेवाड़ी पगड़ी, जयपुरी साफा या जोधपुरी कोट। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो पोशाक है उस चीज के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा सभी को परफेक्ट देना है, और इसका जो राइट उत्तर है वो जोधपुरी कोट। जोधपुरी कोट को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। जी हाँ, एकदम परफेक्ट उत्तर है, और इस टाइप की क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और थोड़े बहुत हमें देख लेने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान योद्धा ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया था? अभी अभी मैंने बताया था 2-4 क्वेश्चन पहले, किस महान योद्धा ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान साथियों, बप्पा रावल, राणा कुंभा और राणा उदय सिंह। जी, तराइन का प्रथम युद्ध तो ना तो बप्पा रावल के बीच में हुआ था, ना राणा उदय सिंह के बीच में हुआ था, ना राणा कुंभा के बीच में हुआ था। ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान बच गया। और यही एक इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस निकालेंगे तो राजस्थान जी के आराम से क्लियर हो जाता है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी परफेक्ट तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जरूर एक दिन सफलता का परचम जरूर लहराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है अंग की, मगध की, गंधार की या मत्स्य की। विराटनगर जहाँ कहाँ पड़ता है? विराटनगर जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, जहाँ पर बाबरू के शिलालेख मिले हैं। कौन से शिलालेख मिले हैं? बाबरू के शिलालेख। कहाँ से मिले हैं? मोती डूंगरी, और एक वो आपकी एक और डूंगरी का नाम है जहाँ पे दो मतलब पहाड़ियाँ आती है, मोटी डूंगरी, जोहर डूंगरी, ऐसा कुछ नाम आता है। जहाँ से विराटनगर क्षेत्र आता है जयपुर के अंदर, वहीं पर बाबरू के शिलालेख मिले। और जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, कहाँ की? मत्स्य जनपद की, अशोक से संबंधित है बाबरू के शिलालेख जो विराटनगर के जयपुर से मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इन सवालों को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है सोलंकी, राठौड़, चौहान और चावंड। इस क्वेश्चन का उत्तर देना है, बसंतगढ़ शिलालेख का संबंध किस वंश से है? बसंतगढ़ शिलालेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पे? सिरोही के अंदर बसंतगढ़ का शिलालेख है जो चावड़ों से संबंधित है। यहाँ पे चौहान नहीं करना है, चावड़ों से संबंधित है बसंतगढ़ का शिलालेख। जी हाँ, किससे संबंधित है? चावड़ों से संबंधित है। बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में एक दो फैक्ट है जो भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़े ही इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर आपका होगा, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन है सोलंकी, राठौड़ और चौहान और चावड़। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर आपका चावड़ हो गया, चावड़ा। ठीक है, चावड़ा। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख है वो आपका कहाँ पे स्थित है? सिरोही के अंदर है। कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। कब का? 625 ईस्वी का है। 625 ईस्वी का। ठीक है, 625 ईस्वी का है बसंतगढ़ शिलालेख स्थित है, जहां पे राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानाद्वितीय। राजस्थानाद्वितीय कहाँ नाम मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। जो भी आपको एकदम परफेक्ट तरीके से पता होना चाहिए और एकदम महत्वपूर्ण सवाल है, इस चीज़ को भी क्लियर कर लेना। राजस्थानाद्वितीय, राजस्थान का नाम कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। ठीक है ना, ये चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अजय देव ने, पृथ्वीराज चौहान ने, राणा कुंभा ने या सवाई जय सिंह ने। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में पूछा है। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान,
जी राणा कुंभा और राणा सवाई जय सिंह, ये सॉरी राणा कुंभा और सवाई जय सिंह ये तो दोनों वैसे भी निकल गए। कुंभा आपके अजमेर से संबंधित ही नहीं है, ना ही सवाई जय सिंह जी जयपुर से है, और कुंभा जी आपके मेवाड़ से हैं। पृथ्वीराज चौहान ने नहीं करवाया है, अजय देव ने ही करवाया था, 1113 के लगभग यहाँ पे करवाया था अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिश्नोइयों के धर्म संस्थापक कौन थे? बिश्नोइयों के धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है भगत रैदास, पाबू जी, बाबा रामदेव जी या जाम्बो जी। तो इसका जो राइट उत्तर हो गया वो जाम्बो जी हो गया, और जिन्हें हम प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं जाम्बो जी को। और इसके साथ ही जाम्बो जी का जो जन्म हुआ था वो आपका नागौर में हुआ था। चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। जाम्बो जी के बारे में एक दो फैक्ट आते हैं जो आप सभी को एकदम परफेक्ट तरीके से ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। 29 नियम बताए थे, 20+9 उसके आधार पर विश्नोई नाम रखा था, और 20+9 यानी 29 नियम होते हैं। जबकि हमारे जो जसनाथ जी के 36 नियम होते हैं, कितने होते हैं? जसनाथ जी के 36 नियम होते हैं। ठीक है ना, और इनसे जाट संबंधित होते हैं, और इनसे जाम्बोजी से विश्नोई संबंधित हैं। ठीक है, यह चीज़ एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसे फैक्ट हमारे यहाँ एग्जाम में आ जाते हैं जो हमें एकदम परफेक्ट तरीके से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, ऑप्शन है शाहपुरा, नारायणा, पुष्कर या सलामाबाद। क्वेश्चन है नारायण निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है शाहपुरा, भीलवाड़ा, पुष्कर, अजमेर, नारायणा, जयपुर या सलामाबाद अजमेर। तो इसका जो राइट उत्तर है वो सलामाबाद अजमेर के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है, जहां हमारी जो रूपनगढ़ नाला निकलता है वहीं पे स्थित है निम्बार्क संप्रदाय, और सलामाबाद अजमेर के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं? कौन है जो लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और गणेश जी। तो इसका तो राइट उत्तर हो गया गणेश जी, वो लोक देवता के श्रेणी में नहीं आते हैं। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी वो सभी लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। लोक देवता वो होते हैं जो गायों के लिए या फिर किसी के लिए अपने धरती के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, वो लोक देवता है जो एक हर गाँव में कहीं ना कहीं हमें पूजे जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बाल व दाढ़ी मुंडवाना, उठावना, रस्म पगड़ी या दस्तूर। कौन सी रस्म है जो मृत्यु से संबंधित नहीं है? जी हाँ, इसका उत्तर आप सभी को परफेक्ट तरीके से देना है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो दस्तूर है। रस्म पगड़ी ये भी वही होती है, और जो मौसर हो जाता है, मौसर के समय जो रस्म की पगड़ी होती है, उठावना वही उससे संबंधित होता है, मृत्यु से संबंधित, और बाल व दाढ़ी मुंडवाना वो भी आपका मृत्यु से संबंधित होता है। ये चीज़ें अभी आपको क्लियर कर लेनी है। मौसर वो भी आपके मृत्यु से संबंधित होता है। उछाल या बखेर कहते हैं, जैसे हम बैंकुटी निकालते वक्त जो पैसे उछाले जाते हैं, बखेर या उछाल वो भी मृत्यु से संबंधित होती है। ऐसे 2-3 जो प्रथाएं हैं मृत्यु से संबंधित, वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। दस्तूर आपका किससे संबंधित होता है? जो भी हम घर में कोई ऐसा काम करते हैं या कि कोई मतलब नया प्रवेश करते हैं तो दस्तूर करते हैं, उस चीज़ को संबंधित हो गया जो हमारी खुशी का दिन होता है, मृत्यु से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? होली पर्व से संबंधित कौन सा नृत्य है होली पर्व से? ऑप्शन है गैर नृत्य, बंगड़ा नृत्य, कथक नृत्य या भरतनाट्यम। भरतनाट्यम निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? तो सभी को पता है गैर कहाँ खेली जाती है, होली से संबंधित है, और होली से ही संबंधित कौन सा नृत्य आपका गैर नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे राजस्थान के किस राजा को हिंदू पथ कहा जाता है? हिंदू पथ किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से देना है। राजस्थान राजा के किस राजा को हिंदू पथ कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को, मारवाड़ के मालदेव को, महाराणा प्रताप को या आमेर के मान सिंह को। किसको हिंदू पथ कहा जाता है? तो इसमें थोड़ा सा आपको देखना है, ये महाराणा प्रताप यहाँ से गलत से टाइप हो गया। इसका जो राइट उत्तर होता है सांगा होता है। ठीक है, महाराणा सांगा है जिसे हिंदू पथ कहा जाता है, जो सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। ठीक है ना, इनका 2-3 नाम होते हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुर्रा किस रियासत में स्थित है? हुर्रा सम्मेलन आपको पता होना चाहिए। 1734 का जो संबंध था, 1734 का सम्मेलन था हुर्रा सम्मेलन, जो कहाँ स्थित है? जी हाँ, इसका उत्तर आप सभी को परफेक्ट तरीके से देना है, और इसका जो राइट उत्तर है वो मेवाड़ में स्थित है आपके हुर्रा। हुर्रा कहाँ स्थित है? मेवाड़ में। ठीक है,
हुरडा वर्तमान में अगर पूछा जाए किस जिले में स्थित है तो भीलवाड़ा होगा, लेकिन अगर हुरडा स्थान ऐसे पूछा जाए तो कहाँ पे स्थित है, मेवाड़ में स्थित है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, 1734 के अंदर हुआ था। ये चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। किन 3 राज्यों के मध्य हुआ था, मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर के मध्य। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जी हाँ, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप सभी को देना है। क्या राज्य विधानसभा के प्रति, राज्य की जनता के प्रति, संसद के प्रति, इस सभी, और या राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनता के प्रति क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनता एक प्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल को नहीं चुनती है। ना ही विधानसभा से होगा, क्योंकि विधानसभा और राज्यपाल एक दूसरे के प्रतिपूरक यानी अलग अलग होते हैं। ना तो विधानसभा से राज्यपाल को कुछ रिलेशन होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, राज्यपाल का काम होता है राज्य में अपना काम करना, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपने पद पर रहता है। और राज्यपाल को जो नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है राजस्थान या फिर किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, और नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यह चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पर कार्य पर रहता है, और जिसके प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, ऑप्शन है महाराजा भूपाल सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे महाराणा भूपाल सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह या जोगेंद्र सिंह। सरदार जोगेंद्र सिंह, इसका एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी को देना है, और इसका जो राइट उत्तर है वो है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल माने जाते हैं। ठीक है ना, प्रथम राज्यपाल कौन थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी का होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आप भी चुका है, और अभी मैंने बताया था उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन और है थोड़ा सा, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका परफेक्ट उत्तर आप सभी को देना है। एकदम परफेक्ट जवाब आप सभी के आने चाहिए। जी हाँ, 135 का एकदम परफेक्ट जवाब होना चाहिए, और इसका जो राइट उत्तर है वो राष्ट्रपति है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है साहित्य से, विज्ञान से, पत्रकारिता से या खेल कूद से। जी, इस सभी का परफेक्ट जवाब आप सभी को देना है, एकदम परफेक्ट जवाब इसका देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर है वो आपका खेल कूद से हो गया है। महाराणा प्रताप पुरस्कार का संबंध आपका खेल कूद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थ जाति की निम्न में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है। कायस्थ जाति, कायस्थ एक जाति होती है जिसकी कौन सी उपजाति है राजस्थान की मूल निवासी है। ऑप्शन है माथुर, श्रीवास्तव, भटनागर और सक्सेना। ठीक है ना कहीं आपने ऐसे नाम भी सुने हैं, माथुर जाति, श्रीवास्तव, भटनागर और सक्सेना। शांति भटनागर हो गया। ठीक है, इस तरह के जो नाम आते हैं पीछे वो कायस्थ जाति से संबंधित है, उनकी उपजाति है जो राजस्थान में है, राजस्थान की मूल निवासी है। ठीक है, इसका उत्तर देना है। तो इसका जो राइट उत्तर है वो माथुर हो गया। माथुर है वो कायस्थ जाति की उपजाति राजस्थान में भी निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है। सबसे प्राचीनतम निवासी कौन है, मीणा, ग्रासिया, भील या बल्लई। सबसे प्राचीनतम अगर जनजाति पूछी जाए या जाति भी पूछी जाए तो यहीं से उत्तर निकलेगा। सबसे प्राचीनतम निवासी पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीनतम जनजाति भी पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो इसका जो राइट उत्तर सभी दे रहे हैं एकदम परफेक्ट है, और भील इसका एकदम परफेक्ट उत्तर हो गया। राजस्थान में कौन सी जनजाति है जो सबसे प्राचीनतम या सबसे मतलब पुरानी जनजाति मानी जाती, तो भील जनजाति है। वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र है। वल्लभ संप्रदाय, ऑप्शन है जयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा या उदयपुर।
वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जी हाँ, इसका उत्तर सभी को देना है एकदम परफेक्ट तरीके से। और इसका जो राइट उत्तर है वो नाथद्वारा हो गया। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है? आपके राजसमंद के अंदर है नाथद्वारा, जहाँ वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है, नाथद्वारा के अंदर। ये चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और ऐसी चीज़ें हैं जो आप सभी को ध्यान होनी चाहिए। नाथ संप्रदाय से संबंधित एक दो सवाल आ जाते हैं जो आपको क्लियर कर लेने हैं। राजस्थान का कौन सा राज परिवार एक लिंग का उपासक है? मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर? इसका परफेक्ट उत्तर देना है सभी को। कौन सा परिवार है जो एक लिंग का उपासक रहा है? तो इसका जो राइट उत्तर आपका हो गया मेवाड़। मेवाड़ में है जो एक लिंग जी का उपासक माना जाता है। मेवाड़ के जितना भी परिवार है, सिसोदिया परिवार, वो एक लिंग जी के उपासक मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है? रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और धौलपुर। रावत भाटा बांध, तो इसका जो राइट उत्तर है वो चित्तौड़गढ़ है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के स्थित, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है, जहां रावत भाटा बांध स्थित है। एक क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, जो राणा प्रताप सागर बांध आता है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर स्थित है, जो जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध माना जाता है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, और ये चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। एक बांध आता है जो टोंक के अंदर स्थित है, टोंक के अंदर, जिसका नाम है आपका टोरडी बांध आता है, शायद टोरडी बांध। वो बांध ऐसा है जिसकी सभी गेट खोलने के बाद एक बूंद पानी के अंदर नहीं बसता है। इस तरह के सवाल भी आपके आ जाते हैं जो आपको क्लियर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जोधपुर और अजमेर। केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में पता होना चाहिए आपको। केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में खोला गया था? तो इसका जो राइट उत्तर है अजमेर में। अजमेर में कहाँ पर? बांदर सिंदरी अजमेर में। बांदर सिंदरी अजमेर के अंदर आपका जो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया था, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। और अजमेर के अंदर जो आपके एक तबीजी अजमेर के अंदर बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है, वो भी आपका सवाल क्लियर हो जाना चाहिए। सरसों अनुसंधान केंद्र आपका सेवर भरतपुर के अंदर है। कहाँ है? सेवर भरतपुर के अंदर। ये चीज़ भी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोराट का पठार कौन सा क्षेत्र आता है? बोराट के पठार के अंदर मोरट लिखा हुआ है, बोराट है। ठीक है, ऑप्शन है तारागढ़ से रघुनाथगढ़ के बीच का क्षेत्र। तारागढ़ अजमेर के अंदर है, रघुनाथगढ़ कहाँ पे? आपका सीकर के अंदर आती है। ठीक है, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 मीटर है। ठीक है, और कुंभलगढ़ से मुंबई के बीच का क्षेत्र, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का क्षेत्र, रघुनाथगढ़ से गोगुंदा के बीच का क्षेत्र। गोगुंदा कहाँ आता है आपका? गोगुंदा राजसमंद में आ जाता है। इसका जो राइट उत्तर है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य आ जाती है। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा आपके राजसमंद आता है, जहाँ बोराट का पठार स्थित होता है। सॉरी, गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर के अंदर आता है ना, गोगुंदा। और गोगुंदा और कुंभलगढ़ यानी राजसमंद से उदयपुर के मध्य का जो क्षेत्र है वो बोराट का पठार है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लेना। गोगुंदा कहाँ पे आता है? अजमेर, उदयपुर के अंदर है। ठीक है, थार का कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। थार के कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उत्तर सभी को देना है। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन है पीपल, बबूल, खेजड़ी और खेर। थार का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका जो राइट उत्तर है वो खेजड़ी हो गया। खेजड़ी को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से पैदा होती है? सिंगरौली से, अनूपगढ़ से, कोटा थर्मल से या रिहिंद से? सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से पैदा होती है? इसका भी एकदम परफेक्ट जवाब आप सभी को देना है। और इसका जो राइट उत्तर है वो कोटा थर्मल प्लांट से सर्वाधिक तापीय विद्युत परियोजना या तापीय विद्युत पैदा होती है। कहाँ से? कोटा थर्मल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? साथियों, इसका जवाब देना है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। झुमका, बोरला, बाजूबंद या शटका? कौन सा आभूषण है जो स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? अपने सिर पर पहनती है। ठीक है, अपने सिर पर पहनती है। जी हाँ, इसका उत्तर सभी को देना है। देखिए, झुमका कान में पहना जाता है, बाजूबंद हाथ के अंदर पहना जाता है, और सटका ये भी आपके कहीं ना कहीं हाथ से रिलेवेंट आता है, जबकि बोरला आपके सर पे पहना जाता है, सिर पर। ठीक है, बोरियो
बस चीज़ क्लियर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? पुष्कर का मेला कब लगता है या कब मनाया जाता है? ऑप्शन है बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को। इस सवालों के अंदर अगर आपको परफेक्ट तरीके से ध्यान होगा, शुक्ल पक्ष, आपके कृष्ण पक्ष, कार्तिक, भाद्र, चैत्र, आश्विन, इस तरह के जो, तो आप सवालों के आसानी से जवाब दे पाएंगे। और 147 नंबर क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है वो कार्तिक आपकी पूर्णिमा को, कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा को आपका पुष्कर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मेले को लक्खी मेला के नाम से जाना जाता है? लक्खी मेला के नाम से किस मेले को जाना जाता है? ऑप्शन है गोगा मेड़ी का मेला, केला देवी का मेला, पुष्कर का मेला या रामदेवरा का मेला। गोगा मेड़ी, केला देवी, पुष्कर या रामदेवरा, कौन सा मेला जो लक्खी मेले के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो केला देवी है, जहाँ पे एक गीत भी गाया जाता है जो संबंधित होता है कि लंगूरिया गीत का संबंध किस देवी से संबंधित आता है, तो केला देवी से संबंधित है। और ये मेला भरता है करौली के अंदर। कहाँ पे? करौली के अंदर केला देवी का मेला भरता है, और जिसे हम लक्खी मेला के भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन घुमा के पूछा, लंगूरिया गीत का संबंध किस मेले से है? तो लक्खी मेले से संबंधित है। लक्खी मेला किस देवी के मेले को कहा जाता है? तो केला देवी के मेले को कहा जाता है। लक्खी मेला कहाँ भरा जाता है? तो करौली के अंदर भरा जाता है। इस पॉइंट को एकदम क्लियर कर लेना। जैसे हमारे जो माही और आपके जो सोम और जाखम नदी का जो जो संगम स्थल है तीनों नदियों का, डूंगरपुर के अंदर, जहाँ पे हमारा जो एक भीलों का, आदिवासियों का कहा जाता है कि वहाँ पे पुष्कर कहा जाता है या हरिद्वार कहा जाता है, वहाँ पे माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, उससे भी संबंधित सवाल आ जाते हैं इसी टाइप के, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर हो जानी चाहिए एकदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप, तो इसका उत्तर देना है मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप अपभ्रंश, हिंदी, डिंगल या मारवाड़ी। जी, अपभ्रंश, हिंदी, डिंगल या मेवाड़ी। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? साहित्य के रूप में मारवाड़ी भाषा किस तरह से बोली जाती है? तो ऑप्शन है अपभ्रंश, डिंगल, हिंदी या मेवाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया डिंगल। डिंगल भाषा है जिसे मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? संगीत पर ग्रंथ किस शासक ने लिखे थे? ऑप्शन है रतन सिंह जी, कुंभा जी, उदय सिंह जी, प्रताप जी। तो इसका जो राइट उत्तर है वो कुंभा जी है। कुंभा जी ने संगीत में अपना बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाया है। इनकी एक पुत्री था जिनका नाम था कुछ, सॉरी मुझे कंफर्म याद नहीं है। राणा कुंभा जी के आप ज़रूर उस चीज़ को निकाल देना, और उनसे संबंधित एक दो सवाल आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सॉरी, रंग देवी नहीं था, कुछ नाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। महाराणा कुंभा की पुत्री थी, उनसे संबंधित, उनसे संगीत से रिलेवेंट वो भी थी। और महाराणा कुंभा ने संगीत ग्रंथ लिखे थे। उनके संगीत में 5 जो भेद भी थे, 5 वो मतलब उनके जो खंड थे संगीत शास्त्र के। और महाराणा कुंभा को आपके जो दुर्गाधीराज भी कहा जाता है, यानी 32 दुर्गों का निर्माता भी कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे जो फैक्ट आते हैं महाराणा कुंभा से रिलेवेंट। महाराणा कुंभा को काफ़ी सारी उपाधियां दी गई थी। महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1467 तक मेवाड़ का शासक रहा था। यह चीज़ें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इनकी जो मृत्यु की थी या फिर इनकी जो हत्या की थी वो किसने? उदा ने की थी। महाराणा उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही की थी। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा जी की हत्या कर दी गई थी। इन्होंने ही चित्तौड़गढ़ के अंदर 9 मंजिला जो आपका विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस तरह के जितने भी सवाल आ जाते हैं वो आप सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। जहाँ तक हमने कोशिश की है राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चंस इसमें हमने कवर किए हैं। शाम तक और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। शाम को 8 बजे तो आज रीजनिंग की आएगी, लेकिन कल हम जहाँ तक कोशिश करेंगे कि कल सुबह और कल शाम दो टाइम दिन में हमारी जो राजस्थान जीके की 50-50 क्वेश्चंस की सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, और मैं जहाँ तक कोशिश आपकी करूँगा कि आपको सफलता दिला के ही रहूँगा, ठीक है। आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है, और भी अगर कोई पार्ट रह जाता है तो उसको अच्छे से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। कल और एक वीडियो के
के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक पॉइंट और बता दूं, OMR सीट पर आज शाम तक 4 बजे तक वीडियोज़ आने वाला है, वो आपको ज़रूर देखना है। OMR सीट कैसे भरनी है, क्या करना है, कौन सा टॉपिक कब कहाँ पे क्या लिखना होता है, सब कुछ इसमें क्लियर करने वाला है। तो चलिए इस पॉइंट को यहीं ख़त्म कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।